प्रशिक्षण महाअभियान के समापन सत्र पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री सुदेश राय जी, हमारे विधायक, आदरणीय श्री करण सिंह वर्मा जी मंत्री, आदरणीय श्री नरेश मेवाड़ा जी जिलाध्यक्ष, आदरणीय विकास बिरानी जी जिले के प्रभारी, आदरणीय श्री रमाकांत भार्गव जी हमारे विधायक हैं, पूर्व सांसद, आदरणीय श्री गोपाल सिंह इंजीनियर विधायक, आदरणीय श्री रवि मालवीय जी पूर्व जिला अध्यक्ष, निगम पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष, श्रीमती रचना मेवाड़ा जी जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री प्रिंस राठौड़ जी चेयरमैन नगर पालिका, श्रीमती हेम कुमार मेवाड़ा जी चेयरमैन, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी अध्यक्ष योग आयोग मध्य प्रदेश, आदरणीय श्री दिलबर यादव जी जिला प्रशिक्षण वर्ग के प्रभारी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि जिनके साथ हमको काम करने का अवसर मिला, ऐसे ही लोकप्रिय इस क्षेत्र के सांसद और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने कल इस वर्ग का शुभारंभ किया। आज मैं समापन करने के विषय पे यहां पर हूं। अच्छा है कि हमको भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट की गई और चिंतामणि गणेश का एक पवित्र स्थान है, और जहां चिंतामणि जी हो, जहां गणेश जी हो, वहां पर किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा आ नहीं सकती है। तो भगवान की बड़ी कृपा है मध्य प्रदेश पर, इस जिले पर, कल से लेकर के आज तक आप सब लोगों ने महा प्रशिक्षण अभियान के अंग बने हैं। अब आप सब लोगों ने लगभग सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ अध्ययन कर लिया है, और बहुत वरिष्ठ लोगों ने आपके सत्र को संबोधित किया है, और सभी सत्रों में आप लोगों ने अच्छी जानकारी हासिल किया है। जो कुछ बचा होगा वो प्रदर्शनी के माध्यम से आपने सीख लिया है। और अभी राघवेंद्र जी बता रहे थे कि बहुत अच्छी बुक भी आपके इस बैग में रखी गई है। जो कुछ वहां से बचा होगा आप इसके माध्यम से पढ़ लिए होंगे। यानी एक अच्छा कार्यकर्ता कैसे बनना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर के समाज के काम को करते हुए भारत माता की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, ये सभी बिंदुओं पर आप सब लोग, हमको लगता है कि प्रशिक्षित हो गए हैं। अब अच्छी बात है कि प्रशिक्षित हो गए हैं। ये प्रशिक्षण शब्द जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम इसमें जोड़ा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर दो चित्र लगे हैं, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, एक भारत माता का। और भारत माता के दोनों सपूत दोनों तरफ हैं। और आपको ये एहसास होगा कि वास्तव में शुचिता, पवित्रता, संस्कार, विचार, पत्रकारिता, कुशल संगठनकर्ता, कुशल राजनेता, लेखक, हर दृष्टि से अगर देखना है, सारी चीजें एक व्यक्ति में दिखाई पड़े तो वो नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसीलिए प्रशिक्षण अभियान का जो नाम लिखा गया वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से लिखा गया। इसलिए लिखा गया कि जैसे ही पंडित दीनदयाल जी का नाम आता है, हमारे जहन में अपने आप संस्कार कैसे होना चाहिए, शुचिता कैसी होनी चाहिए, पवित्रता कैसी होनी चाहिए, मितव्ययिता कैसी होनी चाहिए, सीख कैसी होनी चाहिए, अध्ययन कैसा होना चाहिए, जीरो ग्रुप कैसे बनाना चाहिए, और दरिद्र नारायण की सेवा कैसे कहनी चाहिए, अंत्योदय का भाव कैसा होना चाहिए, और एकात्म मानववाद का दर्शन कैसा होना चाहिए, और भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ओत-पोत होकर के हम भारत माता की सेवा कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ अगर देखना है तो केवल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरफ देखें, आपको दिख जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें प्रशिक्षण लिखा हुआ है। यह प्रशिक्षण क्या है? शिक्षण और प्रशिक्षण में जमीन आसमान का अंतर है। प्राक संस्कृत का एक ऐसा शब्द है, उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए
दक्षता को प्राप्त करने के लिए, कुशलता को प्राप्त करने के लिए शिक्षण के साथ जब हम व्यवहारिक ज्ञान को अर्जित करते हैं, अभ्यास करते हैं, सीखते हैं कि काम को कैसे करना है, सोशल मीडिया पे कैसे जाना है, अपनी बात को कैसे रखना है, अपने जीवन में आचार व्यवहार कैसे करना है। अभी आपने व्यवहारिक सत्र देखा है, तो वो जो प्राशब्द है इन सब चीजों का द्योतक है। केवल शिक्षण से नहीं, डॉक्टर अगर किताब पढ़ता है तो केवल किताब पढ़ के कभी अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है। जब तक वो उसका अभ्यास नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होती, तब तक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। एक वकील अच्छी किताबें लॉ की पढ़ करके डिग्री प्राप्त कर सकता है, लेकिन अच्छा वकील नहीं बन सकता। अच्छा वकील बनने के लिए उसको जाकर के कचहरी के अंदर, कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। धीरे धीरे उसके अंदर निखार आता, दक्षता आती है। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, आप बीजेपी के कार्यकर्ता बन सकते हो, लेकिन वैचारिक प्रतिष्ठान के आधार पर काम करते हुए आगे बढ़ने की सीख अगर आपको कहीं मिलेगी तो प्रशिक्षण अभियान में ही मिल सकती है। और बड़ी बात है हमारे सबके लिए कि अब देखिए, एक तीसरा शब्द वहां पर लिखा हुआ है, महाअभियान। ये प्रशिक्षण अभियान भी लिख सकते थे, ये महाअभियान क्यों लिखा गया? तो बहुत आवश्यक है कि ये महाअभियान क्यों चल रहा है। तो 10,95,731 बूथ भारत के अंदर हैं और सभी बूथों के कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करने का ये महाअभियान है। ये कोई सामान्य अभियान नहीं है, ये सीहोर का अभियान नहीं है, ये मंडल तक का अभियान नहीं है, बल्कि भारत के प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करने का अभियान है। हमारा कार्यकर्ता हर क्षेत्र में दक्ष हो, कुशल हो, ऑलराउंडर हो, सभी अस्त्र शस्त्रों से लैस हो और भारत माता के प्रति समर्पित हो। और इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान इसका नाम दिया गया है। इसलिए समझने की आवश्यकता है इस नाम का अर्थ और भावार्थ क्या है। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, आप सोचते होंगे, आप कल्पना करते होंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मेरे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनसंघ का जन्म 21 अक्टूबर 1951 को हुआ। आपने इतिहास और विकास में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी के जन्म होने से पहले हमको, आपको पता है, 27 सितंबर 1925 हमारे आपके जिस परिवार संगठन से हमारा जो गंगोत्री गंगा मैया जो निकली और जिसको हम संघ कहते हैं, जिसके हम सब लोग स्वयंसेवक हैं, वहां से चल करके हमारी विचारधारा ने आज हमको कहां तक पहुंचा दिया है। इसलिए जब हम इस बात को कहते हैं तो हमको व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की जो भूमिका है वो तो 27 सितंबर 1925 से हमको आपको लेकर चलना पड़ेगा। और उसके पहले भी आपको देखना होगा, हम सब लोग विचार करते हैं, आप यहां पर बैठे हो कार्यकर्ता, आप सब लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन भारत सोने का चिड़िया था, भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था। इस बात को बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन कौन सा भारत सोने का चिड़िया था? कौन सा भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था? जरा विचार करके दिखेगा तो आपको पता चलेगा, जब भारत में भारत के लोगों का शासन था तो भारत सोने का चिड़िया था और भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था। तीसरी शताब्दी के पहले का भारत कैसा भारत था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का भारत कैसा भारत था? आज दुनिया में लोग कहते हैं कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूं, लेकिन अगर आप सीहोर के किसी आदमी से पूछो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, जाओ और जरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछो कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला कहेगा तक्षशिला और नालंदा जो भारत की धरती पर था। दुनिया में किसी से जाके पूछो जीरो की खोज किसने किया, तो हर कोई भारत का नाम देगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो अंक कहां से आया, तो लोग भारत की तरफ इशारा करेंगे। दुनिया में किसी से जाके पूछो कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम और वैज्ञानिक भाषा कौन है, तो दुनिया का हर व्यक्ति कहेगा संस्कृत भाषा है। और दुनिया में किसी से जाकर के कहीं भी पूछो योग कहां से आया, तो हर कोई भारत का नाम देगा। दुनिया में किसी से पूछो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है, तो लोग कहेंगे प्रयागराज में महाकुंभ लगता है। और दुनिया में किसी से पूछो सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेंगे। और दुनिया में किसी से कहीं जाकर के पूछो कि
कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म कौन सा है, तो लोग सनातन धर्म की चर्चा करेंगे। और इसलिए मैं कार्यकर्ता मित्रों आपसे कहता हूं, आज से 1,98,58,182 वर्ष यानी 83वां वर्ष लग चुका है। पहले सूरज की किरण निकली थी और सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,183 वर्ष शुरू हो गया है। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। तब भी मेरा भारत था, आज भी मेरा भारत है और आगे भी मेरा भारत रहने वाला है। और इसलिए मैं कहता हूं, मेरा भारत सोने का चिड़िया था, मेरा भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था। गूगल पे जाके सर्च करके पूछना तो गूगल आपको बताएगा कि जब अंग्रेज भारत में आए थे, या जब गोरी आए, गजनी आए, खिलजी आए, लोधी आए, तुगलक आए, मुगल आए, जब वो लोग आए थे तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो आपको पता चलेगा कि तब दुनिया की अर्थव्यवस्था का 30% अर्थव्यवस्था का अंश केवल भारत के पास था। जब अंग्रेज भारत में आए थे तब भी दुनिया का 25% भारत में क्या करने आए थे। आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा भारत को लूटने के लिए आए थे। भारत का बहुत सारा सोना चांदी हमारे मंदिरों को लूट करके ले गए। हमारे मंदिर सोने और चांदी के बने हुए थे। हमारे भारत में दूध और दही और की नदियां बहती थी। मेरे मित्रों, मेरा कितना सुंदर और दिव्य और अद्भुत भारत था, कल्पना के परे है। लेकिन मेरे भारत को बदलित किया गया। देखते देखते मैं उस विस्तार से जाना नहीं सकता, लेकिन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। रानी लक्ष्मीबाई छोटे से बच्चे को पीठ पर बांध करके दोनों हाथों में तलवार लेकर के किले की दीवार पर दौड़ती हुई फिरंगियों को भारत से भगाना है। कहीं रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं कुंवर सिंह लड़ रहे थे और कहीं कुंवर चैन सिंह भी लड़ रहे थे। मेरे मित्रों, आपने देखा होगा 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद अवतरित हुए। 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में खड़े हुए, पहला भाषण दिया। 14 सितंबर 1893 को दूसरा भाषण दिया। 19 सितंबर 1893 को तीसरा भाषण दिया और 27 सितंबर 1893 को अंतिम भाषण करके जब नीचे उतरे तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही थी। ये भारत की ताकत थी जो दुनिया के अंदर उस समय गुलामी के बावजूद भी दुनिया में स्वामी विवेकानंद ने सिद्ध किया कि भारत की संस्कृति दुनिया की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कहीं की है तो भारत की है। और मित्रों, आपको गर्व होगा 124 साल बाद उसी शिकागो की धरती पर नरेंद्र भाई मोदी गए। संयोग कितना अच्छा था कि स्वामी विवेकानंद का नाम भी नरेंद्र था और हमारे प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र है। वो भी नरेंद्र थे, ये भी नरेंद्र है। उन्होंने भी सिद्ध किया कि दुनिया की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति भारत की है। और जब शिकागो में मोदी गए थे, आप लोग भूल गए होंगे कि वहां के फेसबुक या इसमें क्या लिख करके आए थे। उस समय भी दुनिया ने कहा कि वास्तव में दुनिया की संस्कृतियों में सबसे संस्कृति कहीं की है तो भारत की है। मेरे मित्रों, बदलते हुए भारत की तस्वीर कैसे बिखरी और इतना सुंदर भारत कैसा बन रहा है और उसमें योगदान किसका होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमको सुसज्जित होना पड़ेगा, हमको तैयार होना पड़ेगा, हमको प्रशिक्षित होना पड़ेगा, हमको हर चीज के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसलिए आपके बीच में विषय लिया गया होगा आंतरिक और बाह्य खतरे कौन कौन से, चुनौतियां कौन सी, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए वैचारिक अधिष्ठान हमारा क्या है, तो आपने वैचारिक अधिष्ठान के आधार पर हमको अपने अधिष्ठान से कभी दूर नहीं हटना, क्योंकि वही सबसे बड़ी हमारी ताकत है। आप सबको पता है 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना होकर 1952 में पहला अधिवेशन जो था जनसंघ का वो फूलबाग कानपुर में हुआ और उस कानपुर के अधिवेशन में जो पहला प्रस्ताव आया था वो कौन सा प्रस्ताव था, तो भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रस्ताव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखा था। ये भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, तो उन्होंने कहा हम संस्कृति को स्वीकार करेंगे लेकिन उसका आधार क्या होगा, जो कुछ होगा भारत माता उसके केंद्र बिंदु में होगी। तो भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रस्ताव लेकर के चले, यानी राष्ट्र प्रथम की भावना को साथ काम करने की प्रेरणा उस समय हमको प्राप्त हुई। अभी तो दल का गठन ही हुआ था, लेकिन क्या हुआ, हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने, पहला चुनाव 1952 में हुआ,
देश की आजादी का पहला चुनाव 1952 में होता है। 3 सांसद जीतते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हरपत घोष और ओंकार नाथ त्रिवेदी। 1 सांसद राजस्थान से, 2 सांसद बंगाल से। और देखते देखते नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने जाते। सारे छोटे दलों ने मिलकर के चुना, लेकिन कांग्रेस ने मान्यता नहीं दिया। 8 मई 1953 को भाषण करते हुए लोकसभा में उन्होंने कहा था, नेहरू जी, परमिट सिस्टम समाप्त करिए। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अगर कोई जम्मू कश्मीर जाना चाहता है तो उसको जाने की अनुमति दे दी। नेहरू के ऊपर क्यों नहीं रहता। उसी समय उन्होंने घोषणा किया, आपके काले कानून को तोड़ने के लिए मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूं। अगर आपके अंदर ताकत है तो हमको रोक लीजिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उनके साथ थे। ट्रेन से यात्रा चल रही थी, नारा लग रहा था, 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। डॉक्टर मुखर्जी यात्रा करते करते पठानकोट पहुंच गए। ट्रेन वहीं तक जाती थी, रुक गए। आज भी इरिगेशन का वहां पर डाक बंगला है, उसमें रुके। एक वशिष्ठ नामक मजिस्ट्रेट आता है, डॉक्टर मुखर्जी से कहता है, आप जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास परमिट नहीं है, परमिशन नहीं है। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं सांसद हूं, पहले रुकने की व्यवस्था कराओ। रुकने की व्यवस्था हो गई। वही वशिष्ठ नामक मजिस्ट्रेट भोर में 4 बजे आता है और कहता है कि आप जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। उस समय अटल जी को जगा करके डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था, अटल जी, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। वो साजिश क्या थी मेरे मित्रों? साजिश थी कि अगर भारत की धरती पर उनको गिरफ्तार किया जाता तो कोर्ट के आदेश से छोड़ दिया जाता, लेकिन जम्मू कश्मीर की धरती पर गिरफ्तार किया जाएगा तो यहाँ का कानून वहां लागू नहीं होता है। इसलिए उनको जेल में जितना दिन चाहिए उतना दिन बंद रखेंगे। और यही परिणाम था। 11 मई 1953 को उनको गिरफ्तार करके जम्मू कश्मीर के जेल में डाल दिया गया और 22 जून 1953 को रात के 2:45 पर इंजेक्शन दिया गया। शुगर के पेशेंट थे, बेटी और पत्नी से मिलने नहीं दिया गया। और देखते देखते 23 जून 1953 का सवेरा हुआ तो डॉक्टर मुखर्जी दुनिया में नहीं रहे। उनकी डेड बॉडी को उस समय ले आकर के बंगाल के अंदर दाह संस्कार किया गया। 24 जून 1953 को जब दाह संस्कार हो रहा था तो उसमें नारा लगा था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। उस समय विद्यार्थी परिषद ने नारा दिया था, जम्मू हो या गुवाहाटी, अपनी धरती अपनी भूमि। मेरे मित्रों, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 34 साल की अवस्था में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। लोग लोहा मानते हैं, लेकिन बहुत कम दिनों में 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ बनता है, उसके अध्यक्ष बनते हैं और 23 जून 1953 को हम लोगों को छोड़ करके चले जाते हैं। दूसरा चित्र लगा हुआ, कितना प्रेरणादायी। लोगों को लगता है कि ये पार्टी ऐसे खड़ी हो, लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद पार्टी आज यहां पर पहुंची। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्यक्ष बने, कालीकट का अधिवेशन हुआ और 30 दिसंबर 1967 को उनको अध्यक्ष चुना गया और वहां से लौट कर किया है, उन्होंने बरेली में भाषण दिया। 9 तारीख को उनका भाषण हुआ। 9 फरवरी 1968 को पटना के लिए जा रहे थे और जौनपुर में राजा ने उनको भोजन कराया, लेकिन जौनपुर और बनारस के बीच में कब उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करके उनके हाथ को तोड़ करके रेलवे स्टेशन के यार्ड में डाल दिया। मेरे मित्रों, अभी कितने दिन हुए थे, जरा आप गिनती करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि दिसंबर लास्ट यानी 30 दिसंबर को अध्यक्ष बनते हैं और 11 फरवरी को जब सवेरा होता है तो पता चलता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय दुनिया में नहीं है, चले गए हमारे बीच से। लेकिन दिया जलता था, लोग मरते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कमान संभाली, यात्रा आगे बढ़ी। लोग कहते रहे तो जनसंघ समाप्त हो जाएगा, लेकिन भारत माता के सच्चे सपूत ने यात्रा को आगे बढ़ाया। मेरे मित्रों, कभी कभी लगता है ऐसे लाखों उदाहरण आपको मिलेंगे, हमको आपको महसूस होगा। देखते देखते हम लोग पहले चुनाव में 3 सीटें जीते, दूसरे चुनाव में 57 में 4 सीटें जीते, 62 के चुनाव में 14 सीटें जीते, 67 के चुनाव में 35 सीटें जीते, 72 के चुनाव में हम लोग 21 सीटें जीते और उसके बाद 1975 की इमरजेंसी आ गई। जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ का विलय हो गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे अंतिम अध्यक्ष के रूप में काम किए और उसके बाद चुनाव हुआ। जनता पार्टी में 294 सीटें जीत गए, लेकिन दोहरी सदस्यता पे हम लोग अलग हो गए। 4 फरवरी 1980 को जनता पार्टी से छूट गए और 6
6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो गई और समुद्र के किनारे खड़े होकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने ललकारते हुए कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल का फूल खिलेगा। मेरे मित्रों, पूरे भारत में कमल ही कमल दिखेगा। लेकिन यात्रा कैसी? अब उन यात्राओं पर हम जाएंगे तो विषय हमारा बहुत दूर निकल जाएगा। लेकिन मित्रों, 84-85 के चुनाव में 2 सीटें, 89 के चुनाव में 85 सीटें, 91 के चुनाव में 111 सीटें और 96 के चुनाव में 162 सीटें, 98 के चुनाव में 182 सीटें, 99 के चुनाव में फिर से 182 सीटें, लेकिन 2004 के चुनाव में हम लोग 137 पर रहेंगे। 138 हमारी सीटें हैं। मित्रों, 7 सीटें केवल कांग्रेस की ज्यादा थी, उनकी सरकार बन गई। 2009 के चुनाव में 116 सीटें रह गए, लेकिन देखते देखते नमो नमो का नारा गिर और 2014 के चुनाव में 282 सीटें, 2019 के चुनाव में हम लोग 303 सीटें और उसके बाद की यात्रा आप देखते देखते रहे आगे 240 और एनडीए की सांसदों की संख्या 292 पे भारतीय जनता पार्टी की 30 नंबर की सरकार। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी 7 तारीख को हमारे आपके नरेंद्र भाई मोदी भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा दिनों तक शासन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए और 12 वर्ष उनके पूरे होने जा रहे हैं। ये हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है। मेरे मित्रों, देखते देखते परिवर्तन कैसा होता है और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, कार्यकर्ता निर्माण से संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से राष्ट्र निर्माण। तो अटल बिहारी और नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, हम राजनीतिक क्षेत्र के संगठन आधारित राजनीतिक दल और हमारा संगठन कार्यकर्ता आधारित है और हमारा कार्यकर्ता विचारधारा आधारित है। और इसी विचारधारा के आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, राजनीति साधन है, साधन नहीं है। राजनीति धर्म है, धंधा नहीं है। राजनीति मिशन है, प्रोफेशन नहीं है। राजनीति समाज के कल्याण के, राजनीति देश के निर्माण के। अभी गीत सुना रहे थे भाई साहब, गीत में क्या था? सामूहिकता, मिलजुल करके काम करना। इस भाव और भावना के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है, सहजीवन सह अस्तित्व की भावना से संगठन को आगे बढ़ाना। मेरे मित्रों, हम दिन 4 रहे न रहे, हम गीत करते हैं, गाते हैं, हम भारत माता के लिए सब कुछ समर्पित करेंगे। और इस भाव के साथ जब कार्यकर्ता खड़ा होता है तब पता चलता है तो वास्तव में हमारी यात्रा कैसी है, कैसा भारत बनना है। मोदी जी ने कहा पंचप्रण। ये पंचप्रण क्या है? उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ललकारते हुए कहा, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, स्वदेशी युक्त भारत बनाएंगे। और कैसा? पंचनिष्ठाएं कौन सी? तो पहला उन्होंने कहा विकसित भारत, 2047 तक विकसित भारत। मेरे मित्रों, ये विकसित भारत कल्पना नहीं है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बन गई। $4.65 ट्रिलियन के साथ हम 4थे नंबर पर हैं। आज भारत के अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हर क्षेत्र में भारत नंबर 1 के स्थान पर जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में एक गोली भी खरीदनी पड़ती थी तो हमको आयात करना पड़ता था। 24,000 करोड़ रुपए का निर्यात भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने पूरी दुनिया के अंदर 100 देशों को निर्यात किया है। आज ब्रह्मोस हमारे पास है, भारत का बनाया हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की क्षमता आपने देखी, तेजस की क्षमता आपने देखी। आपने देखा होगा, आपको पता है, जब 15 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी तिरंगा लहरा रहे थे तो ऊपर से जो पुष्प वर्षा करने वाला हेलीकॉप्टर था वो भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया हुआ था। तेजस मेरे पास है, ब्रह्मोस मेरे पास है, हेलीकॉप्टर मेरे पास है। 24,000 करोड़ रुपए का निर्यात रक्षा के क्षेत्र में है। 750 अरब डॉलर का निर्यात भारत ने किया है। मेरे मित्रों, अब पूरी दुनिया के अंदर हम सब लोग 163वें स्थान से लौटते हुए तेजी के साथ क्रम से आगे बढ़ते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 63वें स्थान पर पहुंच गए। देखते देखते सब कुछ बदल रहा है। कृषि क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। 1965 और 66 की स्थिति थी, क्या थी? भोजन करने भर का हम लोगों को खाना नहीं मिलता था, तो गेहूं आयात किया जाता था अमेरिका से, सड़ा हुआ गेहूं आता था। आज 81 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं। इतना खाद्यान्न हमारे पास है, हमारा भंडारण भरा हुआ है। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। 1,57,686 करोड़ का
रक्षा उत्पादन हुआ है। मेरे मित्रों, देखते देखते सब कुछ बदल रहा है। सारी ट्रेन की लाइनें हमारी इलेक्ट्रिक से युक्त हो गई। 1 लाख, आप कल्पना करिए, 1,46,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन गया। 7.5 लाख किलोमीटर हमारी ग्रामीण की सड़कें बन गई और वंदे भारत चल गया, बुलेट ट्रेन चलने वाली है। देखते देखते हमारे आपके वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में चंद्रायन को भेजने का काम किया। शिव शक्ति का स्थान आकाश में भी, चंद्रमा पर भी बनाने का काम नरेंद्र भाई मोदी के वैज्ञानिकों ने किया और वहां पर तिरंगा भी लहरा दिया। L1 की तैयारी हो रही। 104 उपग्रह एक साथ हम लोगों ने छोड़ दिए। भारत का सामर्थ्य कैसे बढ़ रहा है, अभी प्रदर्शनी आप लोगों ने देखा होगा, कितना अद्भुत है। उस प्रदर्शनी में दिखाया गया यूक्रेन के छात्रों को ऑपरेशन दोस्त के तहत कैसे निकाला गया। युद्ध चल रहा, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा। युद्ध के दौरान मोदी जी ने टेलीफोन किया दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष को और कहा, ध्यान से मेरी बात को सुन लो, जब तिरंगा लगा हुआ यानी भारत के तिरंगे के साथ कोई गाड़ी निकले तो दोनों सेनाएं, दोनों देश की सेनाएं उस समय युद्ध विराम कर देना। आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर दुनिया में भारत की धाक कैसी जमी कि जब हमारी गाड़ी निकलती थी बच्चों को लेकर के तो दोनों देश के सैनिक अपनी बंदूक को उल्टा कर देते थे और जब गाड़ी निकल जाती थी फिर युद्ध जारी हो जाता था। ये है भारत की धमक। मेरे मित्रों, आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे को निकाला, उसके बाद पाकिस्तान के बच्चे कहने लगे मोदी जी हमको भी निकाल दीजिए। मोदी जी ने पाकिस्तान के भी बच्चों को निकाला। आज दुनिया के अंदर 31 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत के प्रधानमंत्री को दिया है। दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं है जिसको 31 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला हो, वो केवल आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को मिला है। मेरे मित्रों, भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद का समापन किया। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा आतंकवाद का, नक्सलवाद का समापन करेंगे और उन्होंने करके अभी बस्तर में उसका जश्न भी मनाया गया। बाह्य खतरा, आंतरिक खतरे, जाली नोटे, नशीले पदार्थ, तस्करी, मानव तस्करी, जितना है उस पर सब पर अंकुश लगाने का काम चाहिए। हमारी जो चुनौतियां उसका मुकाबला हो रहा है। लोग कहते थे, मोदी जी ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न है, उसको हम लेकर के रहें। उनके सपनों का भारत बनाने के लिए धारा 370 और 35 को समाप्त कर दिया। देखते देखते लोग कहते थे राम जन्मभूमि में कभी मंदिर नहीं बन सकता है, खून की नदियां बह रही, एक मक्खी भी नहीं बनी। और देखते देखते भगवान श्री राम लगा का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया। और मित्रों, लोगों को कल्पना नहीं थी अहिल्याबाई ने कितने काम किए। 1725 से लेकर के 1797 का वो कालखंड राजमाता ने कैसे कैसे मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी ने चारों धाम का सर्किट बना दिया। 4 धाम सर्किट, राम कृष्ण सर्किट, राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट और सौराष्ट्र सोमनाथम काशी शैली मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार महेश्वरम परमयाम वैद्यनाथम चाडाकीजम विक्षकर सिद्ध वंदेतु रामेश्वरम नागेश्वरम दासनाने वर्षम दुर्वेश्वरम तरुणकम गौतमीते हिमालय के धारण धूमेश्वर शिवालय एकान ज्योतिर्लिंगान सायं प्रातः प्रेरणाला सप्तजन के दिन पापम सुवर्णन विनिश्चित, यानी 12 ज्योतिर्लिंगों का भी काम प्रारंभ है। 7,500 मंदिरों में काम चल रहा है। महाकाल लोक बन गया है। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन करके तैयार है। नमामि नदी का काम चल रहा है, सभी घाटों का निर्माण हो रहा है। नमामि नर्मदे का काम चल रहा है, सभी नदियों के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, पर्यावरण का काम चल रहा है। देखते देखते हर क्षेत्र में अद्भुत काम चल रहा है। अंतरिक्ष पे भी हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, धरती पर भी हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और धरती के नीचे भी हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। यानी आकाश हो, पाताल हो, जल हो, नभ हो, थल हो, सभी क्षेत्रों में भारत की सरकार और भारत का परचम लहरा रहा है। मित्रों, ये हमारे सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है। सीना चौड़ा करके कहिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुकाबला किससे है? अमेरिका के पास जमीन कितनी है? 98 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन अमेरिका के पास है। चाइना के पास 95 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है। ऑस्ट्रेलिया के पास 77 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है। रशिया के पास 1,70 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है और भारत के पास 32 लाख 57,263 वर्ग किलोमीटर जमीन है। और मध्य प्रदेश के पास
3,08,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है। मुकाबला कैसा है? लेकिन फिर भी पंच प्रण के साथ उन्होंने 15 अगस्त को कहा है कि नंबर 1 प्रण हम लेते हैं कि हम 2037 तक विकसित भारत बनाएंगे। अभी मैंने विकसित भारत के बारे में बोला। दूसरा प्रण उन्होंने क्या लिया? उन्होंने कहा विदेशी मान बिंदुओं को समाप्त करेंगे। आपने देखा होगा इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, उसको हटा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दिया। आपने देखा होगा नेवी के जहाज पर अंग्रेजों का जो झंडा था उसमें अंग्रेजों का चित्र, अंग्रेजों का प्रतीक चिन्ह लगा था। मोदी जी ने हटाकर छत्रपति शिवाजी के महल वाला झंडा उस पर लगवा दिया। आपको पता चला होगा सेवन एस्ट्रोस का नाम बदल करके जन कल्याण मार्ग बना दिया। मोदी जी ने भारत के जितने उपमहाद्वीप थे वो अंग्रेजों के नाम थे, उनको सबको भारतीयों के नाम से करा दिया। तीर्थराज प्रयाग का नाम इलाहाबाद था, उसका नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया गया। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी का नाम फैजाबाद था, उसको बदल करके अयोध्या कर दिया गया। धीरे धीरे वट वृक्ष खुल गया है, हमारा सरस्वती कूप खुल गया है। विदेशी मान बिंदुओं को समाप्त करके मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ भारत के महापुरुषों के नाम पर सब चीजों का रखने का दौर भी जारी हो गया। तीसरा प्रण क्या है? मोदी जी ने तीसरा प्रण लिया। उन्होंने कहा विरासत से विकास तक। अभी मैंने आपको विरासत पर गर्व करने लायक बहुत सारी बात बताई। हम विरासत पर गर्व करेंगे और विकास के मार्ग पर अग्रसर होंगे, लेकिन शर्तें हमारे अनुसार चलेंगी। इसलिए हम भारत के महापुरुषों पर, भारत की संस्कृति पर, भारत की सभ्यता पर, भारत के संस्कार पर, भारत के वेदों पर, भारत के उपनिषदों पर, भारत के महत्वपूर्ण स्थानों पर, भारत के स्मारकों पर हम गर्व करेंगे, यानी उसका पुनरुद्धार जीर्णोद्धार करेंगे और आने वाली पीढ़ी को बताएंगे और विकास के नए पैमाने को गढ़ेंगे। चौथी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही एकता और एकजुटता। और एकता और एकजुटता के आधार पर उन्होंने कहा, और एकता और एकजुटता का उन्होंने बड़ा प्रतीक दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाई, भारत के सभी गांवों से लोहा और मिट्टी एकत्रित किया। 58 फीट का तो उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया। आप कल्पना करिए, और मूर्ति को देखने समय कैसे आपको लगता है? आप बताइए, आपको पता लगेगा 970 फीट। अब आप जरा जोड़ करके देखिए, आपको पता चल जाएगा मेरे मित्रों। और क्या कहा उन्होंने? रन फॉर यूनिटी। उनके नाम पर हम भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए से एक भारत, एकजुटता वाला भारत। और इसीलिए उन्होंने 5वीं बात कही, नागरिक कर्तव्य। संविधान के प्रति, झंडे के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी संपत्ति के प्रति हमारा सबका कर्तव्य है। और इसलिए अपने कर्तव्य को निभाएंगे, एकता और एकजुटता के साथ रहेंगे, विरासत और विकास के अनुगामी बनेंगे, और हम सब लोग मिलकर के विदेशी मान बिंदुओं को समाप्त करेंगे। और इन सब चीजों को लेकर के हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। इसलिए मोदी जी ने कहा संकल्प से सिद्धि तक। और इसलिए हमारे परिवार संगठन ने कहा पंच परिवर्तन। कितना अद्भुत है। हम कुटुंब प्रबोधन करेंगे। हमारे लिए सबके लिए बहुत बड़ा विषय है। हम सामाजिक समरसता, मोदी जी ने उदाहरण दिया, प्रस्तुत किया। कुंभ में जो हमारे सफाई कर्मचारी थे उनको पैर धोने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, जो कर्मचारी काम किए उसका पुष्प वर्षा किया। बनारस में, काशी में जब बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना तो वहां के जो लोगों ने काम किया उनके साथ बैठ करके भोजन किया। कितनी बड़ी बात। पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण हमारा आप सबका विषय है। मेरे मित्रों, जब देश आजाद हुआ तो भारत की उस समय गणना की गई कि कितने लोग भारत में हैं, तो 36 करोड़ लोग थे। उस समय पानी कितना था? प्रति व्यक्ति पानी 5177 घन मीटर था। आज पानी कितना है? 1417 घन मीटर। यानी पानी घटता जा रहा है, जल घटता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही, ओजोन के परतों में छेद हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही। कोविड आया तो लोगों ने कहा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। अब आप सोचिए, कल्पना करिए, जल संरक्षण, जल संवर्धन कैसे करेंगे? नदियों को कैसे बचाएंगे? कुएं को कैसे बचाएंगे? तो मोदी जी ने कहा और परिवार संगठन ने कहा एक पेड़ मां के नाम। और इसके साथ स्वच्छता, प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। और कितनी बड़ी बात। और इसलिए स्व की भावना जागृत करना, यानी स्वदेशी।
जब तक स्वदेशी नहीं होगा, लोकल फॉर वोकल नहीं होगा, अपनी चीजों पर गर्व नहीं होगा, अपने को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे मित्रों, आपको पता है आज से 5000 साल पहले भारत का इस्पात, भारत का मलमल, भारत का मसाला दुनिया में हम निर्यात करते थे। खैबर और बोलन के दर्रे से निर्यात करते थे। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी थी, आगे भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। और इसलिए अंतिम और पांचवा उन्होंने पंच परिवर्तन में कहा नागरिकता, तो वहां पर भी नागरिकता, यहाँ पर भी। इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, हम सब लोग इस बात को जानते हैं। एक एक बिंदु पर चर्चा आप करेंगे तो आपको पता चलेगा बढ़ता हुआ भारत, बदलता हुआ भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और हम सबके लिए मोदी जी ने कहा है, हमारा संगठन सेवा ही संगठन है। हम इस भाव और भावना के साथ काम करते हैं। आप जैसे बैठे हुए लोग अपने आप को हर तरीके से मजबूत करेंगे। आपने कल से लेकर के आज तक 2 दिनों में बहुत कुछ सीखा। आपने अपना समय दिया, रात्रि विश्राम किया, विधायक और सांसद और मंत्रियों ने यहां पर रुके। दुनिया की इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है, भारत के प्रति उनकी भावनाएं जागृत की जाती हैं और आगे आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए उनको सिखाया जाता है। और हमको सोशल मीडिया पे कैसे रहना है, मीडिया पे कैसे हमसे बातचीत करना, व्यक्तिगत व्यवहार कैसे करना, अपने को मजबूत कैसे करना, योग कैसे करना, अभ्यास कैसे करना, यम नियम हमको कैसे बनाना है, ध्यान धारणा समाधि पर हमको कैसे चलना है, हमको अनुलोम विलोम कैसे करना है, अपने शरीर को हमको पौष्टिक कैसे बनाना है। जैसे पेट के लिए आहार चाहिए, उसके मन के लिए विचार चाहिए, वैसे हमारे आत्मा के लिए भगवान चाहिए और हमारे सब के लिए बुद्धि के लिए संस्कार चाहिए। जब व्यवहार, संस्कार, विचार ये सब मिलते हैं तो हम मजबूत होते हैं मित्रों। जब आप मजबूत होते हो, कार्यकर्ता जब सक्षम होता है तो संगठन सशक्त होता है। जब संगठन सशक्त होता है तो मजबूत भारत की नींव का जो पत्थर है उसको बंद करके हम परम वैभव नेतृत्व राष्ट्रों की परिकल्पना को साकार करते हैं। मेरे मित्रों, विषय बहुत है, मैं सारे विषयों को समेटूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये समापन सत्र है, इसमें शंका समाधान भी होता है, प्रश्नोत्तरी भी होती है और इसलिए बहुत सारे विषय हैं। कभी आएंगे तो और सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने खुद भी बहुत सारे विषय को पढ़ा है, सीखा है, जाना है। तो मैं कुछ बातें आपसे पूछूंगा। इसमें 144 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन उसमें से करीब 20-22 लोग चले गए। मैं कहूंगा अपने जो वर्ग के अधिकारी हैं कि जो लोग चले गए उनका नाम जरूर नोट करके एक बार बताइएगा। जिन्होंने वर्ग छोड़ करके चले गए, एक बार उनसे बातचीत जरूर होगी। और एक दायित्वधारी कार्यकर्ता उस तरीके के कार्यकर्ता हैं तो उस पर विचार भी किया जाएगा, उन्होंने वर्ग को छोड़ करके क्यों चले गए। तो इस बार हम लोग करेंगे। इसमें से कितने लोगों ने प्रदर्शनी देखी है, जरा हाथ उठाइए। प्रदर्शनी कितने लोगों ने देखी?